हेलो एवरीवन। चलिए फोर्थ सेट का अगला 25 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में दिया 26 नंबर में। पहले सेट में हमने 25 क्वेश्चन देख रखा था। 26 नंबर में दिया शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जो शरणार्थी होते हैं, अवैध प्रवासी, उनके बारे में पूछा गया है। कथन एक दिया हुआ है, युद्ध, उत्पीड़न और अकाल व अन्य कारणों से ऐसे लोग विस्थापित होते हैं। दूसरा दिया हुआ है, जब कोई देश इन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता और इन्हें ऐसे लोग ऐसे लोग नहीं लौट सकते तो इन्हें राज्य विहीन शरणार्थी हो जाते हैं। ये मतलब इनका कोई राज्य नहीं होता। जबकि तीसरा दिया हुआ है, ये कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते या अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकते लेकिन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने सोच लिया होगा। अगर हम यहाँ बात करें अपने वहाँ के भारत के हिसाब से देखते हैं तो युद्ध में अगर कोई कहीं युद्ध जैसे कि हो, मान लीजिए म्यांमार में उत्पीड़न हुआ था, फिर अकाल के लिए जैसे कि कहीं सूखा पड़ गया तो उसकी वजह से लोग विस्थापित जो होते हैं तो इनको क्या कहते हैं? यही लोग तो होते हैं शरणार्थी या फिर प्रवासी हो जाते हैं, दूसरे का प्रवास कर जाते हैं। जब कोई देश इन्हें स्वीकार करने से के लिए राजी नहीं होता और यह लोग घर लौटने नहीं लौट सकते मतलब, तो इन्हें क्या कहते हैं? राज्य विहीन या शरणार्थी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। दलाई लामा को भी ले सकते हैं शरणार्थी, तो भी हमारे वहाँ असाइलम लेके लिए हुए हैं यहाँ पे धर्मशाला में, उत्तराखंड। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश सॉरी। ये कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते और अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकते लेकिन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, बल्कि बिल्कुल गलत है, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसमें कुछ और चीज़ें देखें तो इनको काम पा सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ दिया गया है कि अन्य विदेशियों को भी मिलता है तो काम कर सकते हैं, ये शिक्षा भी ले सकते हैं लेकिन संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते, इसलिए तीसरा गलत है। और इसका सही आंसर 1 और 2 जिसमें भी दिया होगा तो आपका सही हो जाता है बी। जिन लोगों ने बी माना था बिल्कुल सही है, बी हमारा सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, कुछ जिनसे पूछती रहती है हमेशा। जैसे कि इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किस संगठन से संविधान में यह टिप्पणी की गई कि चूँकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में रचे जाने चाहिए। ये कौन सी संस्था का है? मतलब इसमें ये दिया गया है कि जो युद्ध होता है वो उसका आरंभ जो होता है लोगों के दिमाग में होता है और शांति के लिए भी लोगों के दिमाग में ही इसे रचे जाना चाहिए कि इसकी शांति के लिए भी लोग काम करें। तो बताइए ये ब्यूरो किस में दिया गया? ये यूनेस्को का है, क्रिएटिविटी का मामला है तो यूनेस्को इस ऐसी जो चीज़ें होती है ब्यूरो देता है, ये यूनेस्को का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर की पहचान कीजिए। यहाँ मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में आपसे पूछा गया। इसका गठन 1993 में किया गया था। दूसरा दिया हुआ इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। और जबकि तीसरा दिया हुआ आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा रखा होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। देखिए इसका गठन 1993 में किया जाता है और ये इसका अध्यक्ष जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये स्वयं ये सो मोटो लेकर के जांच कर सकता है या फिर किसी की याचिका पे कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। हमारा आंसर हो गया डी। आपने बहुत सारे जेल में देखा होगा कि जाकर के मानवाधिकार आयोग वहाँ पे जांच करता है, उनके बारे में, उनके अधिकारों के लिए काम करता है। तो आप लोगों ने इस तरीके से भी कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। परसिमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। किसके बारे में? परसिमन आयोग के बारे में। देखिए इस कथन एक दिया हुआ है, इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया जाता है। जबकि दूसरा दिया हुआ इस आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरा दिया हुआ यह एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अस्थायी संस्था है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही बात है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। अगर हम बात करें ये संसद के लिए जो परिसीमन करती है तो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत संसद का परिसीमन करती है। संसद की सीटों का, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का परिसीमन करती है। परिसीमन मतलब ये हो गया कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग अरेंज करना सीटें। फिर वहीं देखे 170 के अंतर्गत विधानसभाओं की सीटों का अरेंजमेंट करती है। तो ये तो हो गया हमारे इसके बारे में विवरण। वहीं निर्वाचन आयोग की सीमाओं का निर्धारण करती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। दूसरा जो दिया था इस आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति करते हैं और संसद एक बिल पास करके गठन करने के लिए आदेश देते हैं, राष्ट्रपति इसका गठन कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। तीसरा देखें यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है, तो बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है और इसके आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती। ये बातें आप याद रखिएगा। हमारा सही आंसर डी है क्योंकि यहाँ पे साहित्य नहीं है, पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दिया हुआ
यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। जबकि दूसरा दिया हुआ निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। तीसरा दिया हुआ निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है निर्वाचन आयोग के संबंधित में। तो उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग के बारे में तो अनुच्छेद 124 में इसका विवरण दिया गया। निर्वाचन आयोग के बारे में, इसके गठन के बारे में चर्चा की गई है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अन्य निर्वाचन अधिकारी 2 होते हैं। तो कुल 3 मेंबर हो गए। यहाँ पे दिया था निर्वाचन आयोग के 5 सदस्यीय निकाय है, जो कि गलत है, 3 सदस्यीय निकाय है। और हमने आपको बताया था कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं इनको हटाने का प्रोविजन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जबकि 2 अन्य जो हैं ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न हो जाते हैं। जैसे ही ये राष्ट्रपति को मतलब सुझाव देंगे कि इनको हटा दिया जाए तो इनको हटा दिया जाता है। मतलब इनकी सिक्योरिटी नहीं है, इनके पोस्ट को लेकर के किसी तरह की सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है। इनका कार्यकाल के बारे में बात करें तो 6 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। ये बातें आप याद रखिएगा। वही तीसरा देखें निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हमारा सही आंसर इसमें हो जाता है 1 और 3 सही हो गया। 1 और 3 अर्थात ए सही है, क्योंकि दूसरा गलत है क्योंकि 3 सदस्यीय संस्था है और यहाँ पे दिए 5। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी निर्वाचन आयोग के संदर्भ में ही पूछा गया आपसे। कथन 1 दिया हुआ मतदाता सूचियाँ बनाना इसका काम है। दूसरा दिया आचार संहिता लागू करवाना। वहीं तीसरा दिया हुआ मतदान तथा मतगणना की तिथि घोषित करना। चौथा दिया चुनाव परिणामों की घोषणा करना। और 5 दिया चुनावों की अधिघोषणा करना। बताइए इनमें से कौन सा काम है इलेक्शन कमीशन का बारे में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इनमें से अगर हम बात करें तो सभी इसके काम इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के ये सभी काम हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे मतदाता सूची तैयार करना कि इनमें किन किन लोगों का नाम है, कितने लोग इस साल एलिजिबल हुए हैं, ये प्रोविज़न किया गया है इसमें। तो बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरे में आचार संहिता लागू करना, गाइडलाइन जारी करता है जो भी पार्टियां हैं उनके लिए कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, कब आप प्रचार नहीं कर सकते, ये सारे डायरेक्शन दिए गए हैं इसमें। आचार संहिता संबंधित किया जाता है। जिस दिन इलेक्शन का डेट घोषित किया जाता है उसी दिन से लागू हो जाता है। तो वहीं मतदान और मतगणना की तिथि भी घोषित करता है, बिल्कुल सही है। चुनाव परिणामों की घोषणा करता है, ये भी सही है। चुनावों की अधिघोषणा करता है, ये भी सही है। हमारा सही आंसर है इसमें डी हो गया। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए एंटी डिफेक्शन के संबंध में पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि दल बदल संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या निर्देशों के विपरीत मतदान करे या स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग कर देता है तो इसे दल बदल कहते हैं। दूसरा जबकि दिया हुआ है दल बदल विवादों पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता है। वहीं तीसरा कथन देखें तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल निरोधी कानून लाए गए थे। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसमें लगाया है सत्य पूछा गया ना, तो जिन लोगों ने इसमें लगाया है तो बी बिल्कुल सही है। सभी कथन इसमें सही हैं। अगर मैं पहले कथन की बात करूं, मान लीजिए अगर इतना दिया रहे कि नेतृत्व के आदेश के जो मान लीजिए पार्टी है वो नेतृत्व किया और उसके आदेश के विरुद्ध आपने वोट दे दिया और पार्टी ने आपको 15 दिन के अंदर माफ़ नहीं किए तो आप गए। और दूसरे देखें निर्देश के विपरीत या फिर आपने स्वेच्छा से मतलब पार्टी छोड़ दी तो भी आप गए। तो ये सभी कथन सही हैं। वहीं देखें दूसरा कथन दल बदल विवादों पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष किसके होते हैं, पार्टी के होते हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि राज्यों में होता है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले होते हैं वो लंबे समय तक पेंडिंग रह जाते हैं। पता चला 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल खत्म हो गया, निर्णय ही नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमें दूसरा भी सही है। अध्यक्ष जो होता है हमेशा पार्टी का ही होता है, विपक्ष का नहीं होता है। सामान्यतः उससे उम्मीद की जाती है कि जैसे ही वो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होंगे, नियुक्त होंगे, वो अपनी पार्टी से जो पार्टी का जो उनके पास लगाव है पार्टी से वो छोड़ देंगे, निष्पक्ष होकर के काम करें। लेकिन ऐसा वास्तव में देखा नहीं जाता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं झुके रहते हैं उधर। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे धन विधेयक के मामले में पूछ लिया जाए कि धन विधेयक का कौन निर्णय करता है, तो यही करते हैं अध्यक्ष ही। वहीं तीसरे कथन की बात कर ले तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून लाए गए थे। बिल्कुल से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। कब 1976 में राजीव गांधी सरकार के दौरान लाया गया था ये कानून। आयाराम गयाराम मामला आपने सुना होगा, उसके बाद से इसको लाया जाता है। एक ही दिन में 3 पार्टी बदलने वाले थे। चलिए अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में कौन सा असत्य है आपसे ये पूछा गया। कथन 1 दिया हुआ है केंद्र से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। जबकि दूसरा दिया हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। तीसरा दिया हुआ इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में
राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ। चौथा दिया हुआ अर्थात डी दिया हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे कि असत्य कौन सा है, तो पहला जो कथन दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया था, गठित किया था, बनाया था फजल अली के दिशा निर्देश में, तो बिल्कुल सही बात है, पहला हमारा सही है। दूसरा देखें तो इसमें दिया गया है कि सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने कहा था कि अगर मेजोरिटी वहाँ पे ये भाषा बोलती है तो भाषा के आधार पर गठित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन्होंने ये भी कहा था एक भाषा एक राज्य का नहीं होना चाहिए निर्धारण, इसलिए हमारा बी गलत हो जाता है। वहीं 35 सी सही है। इस आयोग की रिपोर्ट 1956 में आती है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है। वही डी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य गठित होते हैं और 6 केंद्र शासित होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सभी सही है, बी हमारा गलत था क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था। चलिए अगला है, चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चिपको आंदोलन के बारे में पूछा गया, ए दिया हुआ है यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला एक पर्यावरण आंदोलन है, जबकि बी दिया हुआ इस आंदोलन ने पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के मामले उठाए, जबकि सी दिया हुआ यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया एक शराब विरोधी आंदोलन था। डी दिया हुआ इस आंदोलन की मांग थी कि स्थानीय निवासियों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। मुझे उम्मीद है कि इसमें 99% लोग सही कर लेंगे क्योंकि शराब विरोधी आंदोलन नहीं था, ये मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए था, ये उत्तराखंड में चलाया गया था। तो आप लोगों ने सही लगा लिया होगा, सी इसका सही आंसर है क्योंकि शराब विरोधी नहीं था, ये पर्यावरण के लिए था। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंडल आयोग के बारे में पूछा गया आपसे। कथन एक दिया हुआ है यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जबकि दूसरा दिया हुआ इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया। तीसरा दिया हुआ इसकी सिफारिशों द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। और चौथा दिया हुआ है सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को लागू करने का सभी वर्गों ने स्वागत किया। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर हम बात करें तो उम्मीद है सभी लोगों ने इसको चौथे वाले में जो दिया सभी वर्गों ने स्वागत किया। आप बताइए आपके जॉब से अगर किसी को रिजर्वेशन दे दिया जाए, आपके अधिकारों से छीन कर किसी और को दे दिया जाए तो क्या आप खुश होंगे। इससे जनरल वर्ग जो था वो काफ़ी नाराज़ हुआ था, काफ़ी आंदोलन किया था, इसलिए हमारा ए इसमें सही है क्योंकि गलत पूछा गया था तो ये यहाँ गलत है, बाकी सभी बातें यहाँ पे सही हैं। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसकी अध्यक्षता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी, बीपी मंडल इनको कहा जाता है। इसकी विदेश सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया था, इनकी जो सिफारिश थी 1990 में लागू किया जाता है। फिर 27% आरक्षण का प्रोविजन किया जाता है। और दूसरा कहते देखें तीसरा इसकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही, वही तो 27% दिया गया था, हमारा सही आंसर यहाँ पे ए हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वहाँ पे ओबीसी के बारे में पूछा गया था, एक बात और याद रखिएगा 103 अमेंडमेंट जो है 103rd अमेंडमेंट वो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो इतनी सी बात आपको याद रखने की जरूरत है, पूछा जा सकता है आपसे। और कौन किस में इसको जोड़ा गया था, 338 बी जोड़ा गया था, लगाया गया था, 338 बी के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब संवैधानिक हो गया ये पद। चलिए अगला है राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1980 सरकार को किस प्रकार की शक्तियाँ देता है। कथन एक दिया हुआ सरकार ऐसे व्यक्तियों को राज्य के समक्ष खतरा उत्पन्न करे को हिरासत में ले सकती है, जबकि दूसरा दिया हुआ है सरकार सेवाओं के रख रखाव को बाधित करने के लिए किसी व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकती है। बताइए उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, इनमें से कौन सा कथन सही है आपसे ये पूछा गया। अगर हम इसमें से देखें तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगर सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को जो राज्य के समक्ष खतरा उत्पन्न करे उसको हिरासत में ले सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्गत के माध्यम से, तो बिल्कुल सही है। सरकार के सेवाएं हैं, सेवाओं के रख रखाव को बाधित करने के लिए किसी व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकती है। मतलब अगर रेलवे लाइन चल रही है ऐसे ट्रैक, आप जा करके ट्रैक पर रोक करके धरने दे रहे हैं तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से, क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला है मॉडल पंचायत नागरिक घोषणा पत्र। अभी ये न्यूज़ में था दोबारा, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए इसके बारे में आपसे पूछा गया मॉडल पंचायत नागरिक घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था के सहयोग से तैयार किया गया। दूसरा दिया हुआ इसे सतत विकास लक्ष्यों के साथ 29 विषयों में सेवाओं
के वितरण हेतु विकसित किया गया है। जबकि तीसरा दिया हुआ है, यह नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक करेगा। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही बात है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज संस्था दोनों मिलकर के इसको लागू करें, मॉडल पंचायत नागरिक घोषणा पत्र। और इसमें 29 विषयों से संबंधित एसडीजी लक्ष्य को अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। इससे भी संबंधित चर्चा दी गई है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक करेगा। जब आपके बारे में लिखा हुआ पोस्टर पर मिलेगा कि यहाँ पे आपके लिए ये सेवाएं मिलेंगी, आप उनकी मांग करेंगे। तो ये चीज़ें सही हैं। हमारा आंसर सही हो गया डी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये दोबारा अभी न्यूज़ में था जब पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा था। तो चलिए अगला है, डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के संदर्भ में पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। कथन एक दिया हुआ है, इसके तहत सोशल मीडिया माध्यमों को शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्त करना अनिवार्य होगा। जबकि दूसरा दिया हुआ, अधिकारी शिकायतों को 72 घंटे के भीतर प्राप्त करेगा। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। सही नहीं है पूछा गया तो बी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी होगा शिकायतों को 72 घंटे के अंदर प्राप्त करेगा, तो बिल्कुल गलत बात है। 72 नहीं 24 घंटे के अंदर। तो हमारा सही आंसर हो गया बी। पहला कथन सही है। इसके तहत सोशल मीडिया माध्यमों को शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्त करना अनिवार्य है और वह अधिकारी 24 घंटे के अंदर जो शिकायतें होती उनको प्राप्त करेगा, उन पर आगे कार्रवाई करेगा 24 घंटे के अंदर। यहाँ 72 घंटा गलत है। चलिए अगला है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 में किन किन नियमों और प्रावधानों का संशोधन किया शामिल किया गया है, इसमें ये पूछा जा रहा है। ये कैसा बना हुआ क्वेश्चन शामिल किया गया। चलिए पहला देखते हैं। सत्य पूछा है। चलिए, विवाहित महिलाओं द्वारा 30 सप्ताह तक का गर्भपात कराया जा सकता है। बताइए। बी दिया है, इसमें मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया गया है। इसमें पूछना चाहिए पहले वो तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये पूछा नहीं गया। दूसरा ऊट पटांग बना दिया गया। यहाँ 24 सप्ताह होना चाहिए, इसको बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया। तो यहाँ 30 सप्ताह दिया गया, यहाँ 24 वीक होना चाहिए, ये सही हो जाता। मेडिकल बोर्ड के गठन के दिशा निर्देश दिए गए, बिल्कुल सही होता राज्य स्तर पे। और एक बात याद रखिएगा, अगर बच्चे में किसी तरह का मतलब डिसेबिलिटी पाया जाता है, किसी तरह की उनमें प्रॉब्लम पाई जाती है, तो वो किसी भी स्टेज पर गर्भपात कराया जा सकता है। ये प्रोविजन बिल्कुल याद रखिएगा, पूछी जा सकती है आपसे। इसमें सही आंसर हमारा बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आरक्षण में पदोन्नत से संबंधित है। आपसे आरक्षण में पदोन्नत से संबंधित पूछे गए हैं। अनुच्छेद 1 दिया हुआ है 16(4), जबकि दूसरा दिया हुआ अनुच्छेद 335 और 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है अनुच्छेद 18। बताइए इनमें से कौन है आरक्षण में मतलब पदोन्नत में आरक्षण में पदोन्नति, क्या आरक्षण में पदोन्नत में आरक्षण होना चाहिए। चलिए कोई ना, किस अनुच्छेद में आरक्षण में पदोन्नत के बारे में चर्चा की गई है, तो बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम इसमें देखें तो 335 में ये प्रोविजन किया गया और 16(4) में ये प्रोविजन किया गया। 16(4) और 35 में, इन दोनों में प्रोविजन किया गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। आरक्षण में प्रोविजन आरक्षण में पदोन्नत के मामले में आरक्षण यहाँ उल्टा हो गया, पदोन्नत के मामले में आरक्षण ऐसा होता है कथन। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे गलत टाइपिंग होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ, संविधान के अनुच्छेद 371 क के तहत भूमि के स्वामित्व के संबंध में संसद के अधिनियम स्वतः नागालैंड पर लागू नहीं होते हैं। जबकि 2 दिया हुआ है, अनुच्छेद 371 घ केवल आंध्र प्रदेश के लिए प्रावधान करता है। वहीं देखें, अनुच्छेद 371 घ के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्थापित प्रशासनिक अधिकरणों से अपील राज्य न्यायालय में की जाएगी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुसूची के बारे में बात की जाए, तो 5वीं अनुसूची के बारे में बात की जाइए, जो कि 10 राज्यों के जनजातीय इलाकों से देखें, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, दोबारा इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ पहला कथन, संविधान के अनुच्छेद 371 क के तहत भूमि के स्वामित्व के संबंध में संसद के अधिनियम स्वतः नागालैंड पर लागू नहीं होते हैं। जबकि दूसरा दिया हुआ है, अनुच्छेद 371 घ में केवल आंध्र प्रदेश के लिए प्रावधान है। जबकि यहाँ देखें तीसरे कथन में 371 घ के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्थापित प्रशासनिक अधिकरण के से अपील राज्य उच्च न्यायालय में की जाएगी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम इसमें बात करें पहले कथन की, तो बिल्कुल सही बात है,
ये जब तक राज्य की विधानसभा, जो भी हमारे लिए संसद कोई कानून बना रही है, वो कानून नागालैंड पर स्वतः लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की विधानसभा रेटिफाई ना कर दे। इसलिए हमारा पहला सही है। जबकि दूसरे की बात करें, केवल आंध्र प्रदेश का प्रोविज़न जो था ये 2014 तक था। जब तेलंगाना 14 में बन गया तो वो इसमें सम्मिलित हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए 371 घ, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता। जबकि यहाँ तीसरे कथन की बात करें, 371 घ के तहत राष्ट्रपति अगर कोई प्रशासनिक ट्रिब्यूनल गठित करते हैं, अधिकरण गठित करते हैं, तो वो राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करेगा। इसलिए हमारा ये भी गलत है। हमारा सही आंसर हो गया, सही नहीं है तो 2 और 3 बी सही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्षेत्रीय भाषा संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय भाषा के बारे में पूछा गया आपसे। तो कथन 1 दिया हुआ, किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के लिए एक या एक से अधिक भाषा का चुनाव राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में कर सकती है, लेकिन जब तक यह न हो उस राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी। वहीं दूसरे कथन की बात करें, केंद्र व राज्य के मध्य विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में केवल संघ की भाषा का प्रयोग किया होगा। तीसरे कथन की बात करते हैं, जब राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की जनसंख्या में पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा की मान्यता मिले, तो वह ऐसी भाषा को मान्यता दे सकता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इनमें अगर हम बात करें तो कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है कि अगर हम पहले बात करें पहले भाषा, तो यहाँ पे हिंदी भाषा जो दिया गया है केवल हिंदी भाषा होगी, राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, ऐसा कोई विवरण नहीं दिया गया है। दूसरा की बात करें, दूसरे में केंद्र और राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में केवल राज्य भाषा का प्रयोग, यहाँ पे संघ की राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये विधायिका स्वयं डिसाइड करेगी कि कौन सा भाषा उपयोग करेगी। वो केंद्र से बात करें कि अन्य राज्यों के मध्य आपस में संपर्क के लिए कौन सी भाषा का उपयोग ये विधायिका वहाँ की करेगी, इसलिए ये भी गलत है। तीसरे कथन की बात करें तो तीसरे कथन क्यों गलत है, ये विधायिका विधि बनाती है। अगर वहाँ के लोग, जैसे कि मान लीजिए कि किसी राज्य में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा मांग चल रही है वहाँ की भाषा के संरक्षण के लिए, तो वहाँ की भाषा का संरक्षण करने के लिए तब ये विधायिका निर्धारित कर सकती है कि वो राजभाषा की मान्यता दे। विधायिका देती है, ना कि राष्ट्रपति देती है। इसलिए हमारा तीनों कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। पहले में क्यों गलत था, क्योंकि हिंदी कहा था कि उस राज्य के लिए आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, ये गलत है। वो वहाँ की विधानसभा निर्धारित कर सकती है, हिंदी नहीं होगी, इंग्लिश होगी, या फिर विधायिका खुद निर्धारित कर ले। तो या दूसरे कथन में देखें तो संघ की भाषा बिल्कुल गलत है, संघ की भाषा नहीं, विधायिका ही निर्धारित करती है। तीसरे में भी विधायिका ही निर्धारित करती है, इसलिए हमारा हो गया यहाँ पे डी, क्योंकि गलत पूछा गया था, तीनों गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की 5वीं अनुसूची के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। 5वीं अनुसूची के बारे में चर्चा की गई है, तो बताना है आपको किसके बारे में दी गई है। दूसरा कथन दिया हुआ, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को इस सूची से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा। वहीं अगर तीसरे कथन की बात करें, राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह यह निर्देश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य की विधानसभा का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा या अपवादों के साथ या अपवादों के अधीन लागू होगा। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें बी, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे जो प्रोविज़न दिया हुआ है, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और जनजातियों के लिए नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किए गए। ये 6वीं अनुसूची के बारे में बात किया गया है। बाकी बातें 5वीं अनुसूची के बारे में सही है। देखिए अगर कहें कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को इस अनुसूची से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक का होगा, तो बिल्कुल सही बात है, संघ केवल निर्देश दे सकता है। या फिर अगर बात करें विधानमंडल या संसद द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, राज्यपाल निर्धारित करेगा कि वो अपवादों के साथ लागू होंगे या फिर सीधे लागू हो जाएंगे, ये राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया बी, क्योंकि 1 और 2 सही है, पहला क्वेश्चन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। चलिए अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। जबकि दूसरा दिया हुआ है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त या हटाए जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूछा गया। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा।
अगर हम बात करें पहले कथन की, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, तो ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ 5 वर्ष जो दिया हुआ है ये गलत है, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो हो तब तक ये पद धारण करते हैं। दूसरी बात अगर देखें तो दिया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त और हटाए जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए अगर हटाने की बात हो यहाँ पे, तो हटाने के लिए कौन हटाता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन नियुक्त के मामले में नियुक्त इनको करते हैं राज्यपाल, हटाते कौन है, राष्ट्रपति। ये बात आप याद रखिए। सेम यही प्रोसेस स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में होता है। जो वहाँ के राज्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाते कौन है, राष्ट्रपति। तो ये प्रोविज़न आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो हमारा सही आंसर हो गया डी, क्योंकि दोनों गलत है। यहाँ पे 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष दिया हुआ था, यहाँ पे हटाने और नियुक्त दोनों प्रक्रिया राज्यपाल पे दे दी गई थी, जो कि गलत था। तो हमारा सही आंसर हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है। एक दिया हुआ है निर्वाचन नियमावली की तैयारी, अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण करना, जबकि बी दिया हुआ है संसद के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन को कराना। सी दिया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, और डी दिया है निर्वाचन आयोग की उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों को नियुक्त करना। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। निर्वाचन आयोग के, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा गया। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ बात करें कि कौन सा गलत है, तो डी इसमें गलत है। निर्वाचन आयोग की उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना, ये कौन करता है बताइए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये जो क्षेत्रीय आयुक्त होते हैं, रीजनल कमिश्नर, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, न कि इलेक्शन कमिश्नर। इसलिए हमारा ये गलत हो जाता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, यदि किसी सदन का एक सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। वही दूसरा कथन दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटें चुना जाता है, 2 सीटों पर चुना जाता है, तो उसे स्वेच्छा से एक सीट छोड़नी चाहिए, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। वहीं तीसरे कथन की बात करें, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान में चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने यहाँ पे सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा कथन गलत है। जो यहाँ पे तीसरा कथन दिया हुआ है ये उच्चतम न्यायालय की याचिका के माध्यम से किया जाता है, न कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया 2 और 3। मुझे सभी लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो आपको ये बताना है। कथन 1 दिया हुआ है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, जबकि 2 दिया हुआ है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति को, 3 दिया हुआ है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग आयोग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, जिसको लीगल सर्विस अथॉरिटी निःशुल्क सेवाएं, विधिक सेवाएं प्रदान करता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है ए उनका बिल्कुल सही है। तीसरा कथन तीसरा चौथा क्यों गलत है बताइए। कोई भी यहाँ पे ओबीसी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए, इसलिए हमारा गलत है। वहीं चौथा देखें तो सभी वरिष्ठ नागरिकों को, ये बिल्कुल गलत है, सभी नहीं है, ये ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। विधायिका निर्धारित करेगी कि किनको किनको दी जाएगी, इसलिए हमारा 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। 2 कैसे गलत है, मतलब 1 कैसे सही है। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को ये देता है, और वहीं दूसरा 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी ये लीगल सर्विस प्रोवाइड कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना से संबद्ध है। 1 दिया वित्त आयोग, 2 दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद, 3 दिया है संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, और 4 दिया है संघीय शहरी विकास मंत्रालय, और 5 दिया है संसद। तो बताइए इनमें से कौन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। भारत में योजना से संबंध कौन कौन से, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ये सम्मिलित है, और संसद। हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे 2 और 5। बाकी यहाँ वित्त आयोग नहीं सम्मिलित है इससे संबंधित,
वहीं अगर संघीय विकास मंत्रालय, ये भी सम्मिलित नहीं है। शहरी विकास मंत्रालय, ये भी सम्मिलित नहीं है। योजना संबंधित है राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद। 2 और 5 सही हो जाता है हमारा। 2 और 5 किस में दिया हुआ है? सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? कथन एक दिया हुआ है, एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यकारी आदेश पर किया गया। वहीं दूसरे के लिए बात करें, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालय में मुकदमा के भार को कम करने में सहायता करता है। साथ ही सीपीसीबी झरनों कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर हम यहाँ बात करें सीपीसीबी का, तो ये क्या है? सांविधिक निकाय है। सीपीसीबी 1986 में गठित होता है और ये एक सांविधिक निकाय है। और दूसरे की बात करें, दूसरा सही है। अस्पष्ट विवरण दिया गया तो बिल्कुल सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा अगला है, प्रशिमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दिया हुआ, प्रशिमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि दूसरा दिया हुआ, प्रशिमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किए जा सकते। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है सी, बिल्कुल सही है। देखिए, प्रशिमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही है। प्रशिमन आयोग के जो भी अपना रिपोर्ट देता है लोकसभा या विधानसभा के सम्मुख प्रेजेंट किया जाता है तो वो इनमें संशोधन नहीं कर सकते, पूर्णतः एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। उम्मीद है आपको सभी सेट पसंद आए होंगे। सभी को चलिए सेट देखने के लिए धन्यवाद।